चलिए कक्षा कक्षा 9 के सभी बच्चे आ जाएं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये काव्य की परिभाषा एवं प्रकार अपन आज पढ़ेंगे, है ना। इसमें दो प्रकार की परिभाषाएं हैं। एक पंडित आचार्य विश्वनाथ के अनुसार बहुत छोटी परिभाषा है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। इसको याद करेंगे अपन, पर ऑब्जेक्टिव टाइप में ये प्रश्न आता है, इसको अच्छी तरीके से अपन याद करेंगे कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम किसकी परिभाषा है? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। इसके पश्चात परिभाषा दूसरी परिभाषा है पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार, रमणीयार्थ प्रतिपादिक शब्दम काव्यम। ये परिभाषाएं संस्कृत में है, थोड़ा देखना। रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्द क्या हैं? काव्य कहलाते हैं। रमणीय अर्थ मीन्स, है ना, अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्द क्या है? काव्य। ये दोनों परिभाषाएं याद करना, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आता है, इनको अच्छे से याद करना है ना। किसी भी बच्चे से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये आते हैं। ये दोनों परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य विश्वनाथ की और पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार। नाम पूछता है कौन सी परिभाषा किनकी है, तो गलत नहीं होना चाहिए, सभी से बन जाए। फिर देखिए काव्य के प्रकार देखते हैं, काव्य के भेद। अगर पूछता काव्य के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दृश्य काव्य और एक होता है श्रव्य काव्य। इसको अच्छे से देखना, है ना। एक होता है दृश्य काव्य, एक होता है श्रव्य काव्य, जिसको देख करके आनंद लिया जाता है, जैसे नाटक। श्रव्य में सुन करके, जैसे कहानी सुन करके आनंद लिया जाता है, ये काव्य है। इसके बाद रीति के आधार पर भी दो प्रकार के होंगे। रीति के आधार पर भी काव्य कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। पहला कौन सा है? प्रबंध काव्य, और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। अब परीक्षा में पूछता है कि प्रबंध काव्य के कितने प्रकार हैं, तो प्रबंध काव्य के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। आख्यानक गीतिका को भी माना जाता है, लेकिन खंड काव्य और महाकाव्य दो ही प्रकार अभी परीक्षा में अगर आते हैं कक्षा 9 के हिसाब से, तो दो ही लिखना है। मुक्तक काव्य दो प्रकार के होंगे, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। जिसको पढ़ करके, ऐसे मुक्तक जिनमें, है ना, पाठ पढ़ करके, जिनको गा करके भी आनंद लिया जाता है, उसे गेय मुक्तक कहलाते हैं। अब देखिए परीक्षा में अक्सर आता है कि दो काव्यों में अंतर लिखिए, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। दोनों में अंतर लिखने को आता है, सभी बच्चे से बन जाना चाहिए, और आसान रहता है ये, और 2 नंबर का प्रश्न रहता है, सभी से बनना चाहिए। महाकाव्य में नाम से ही बड़ा पड़ा, महा मीन्स महान काव्य, खंड काव्य मीन्स छोटा, खंड मतलब टुकड़ा, है ना। तो इस प्रकार ध्यान रखोगे तो आसानी से बन जाएगा। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, और खंड काव्य में जीवन के किसी एक भाग का वर्णन होता है ना, जैसा कि इसमें बताया है। जीवन के एक किसका वर्णन करेंगे? जीवन के एक भाग का वर्णन रहेगा, है ना। जिस प्रकार सुदामा चरित्र है, तो श्री कृष्ण की और उनकी दोस्ती के बीच में छोटी चीज़ों का वर्णन है। ये देखिए, इसमें जीवन का संपूर्ण चित्रण होगा और इसमें किसी एक भाग का चित्रण होगा। दूसरा तरह महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, कम से कम जो कोई भी महाकाव्य लिखा जाता है वो उसमें 8 सर्ग होना चाहिए। उससे फिर छोटा सर्ग महाकाव्य नहीं कहलाएगा, 8 सर्ग कम से कम होना चाहिए। और इसमें सर्ग कम होते हैं, किसमें? एक सर्ग होगा या एक से एक दो होंगे, लेकिन 8 से कम ही होंगे, और महाकाव्य में 8 सर्ग ही होंगे। चलिए इसका देखिए, इसका आकार बड़ा होता है, किसका? महाकाव्य का। नाम से ही फेमस है, महान है, अगर बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। इस प्रकार उदाहरण के लिए रामचरितमानस, तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस है, जिसमें 7 कांड हैं, है ना। तो ये क्या है? बड़े हों, बड़ा काव्य है। इसके बाद इसका आकार छोटा होता है, किसका? खंड काव्य का। जैसे पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई पंचवटी, ये इसके उदाहरण है। तो चलिए आसान से 2 नंबर के प्रश्न आते हैं और ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, आसानी से बन जाने चाहिए सभी बच्चों से।